अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुसर जी और आज हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस से रिलेटेड कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वैल्यूएशन के बाद। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बेसिक कंसेप्ट या बेसिक डेफिनेशन वगैरह उसके बेसिक प्रिंसिपल और उसके बाद हमने उसका प्रोसीजर देखा था कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का। और आज हम इसकी टेक्निक्स शुरू करते हैं या कैपिटल बजटिंग मेथड शुरू करते हैं। बेसिकली कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो 7 मेथड्स हैं या 7 टेक्निक्स हैं जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला ग्रुप कहलाता है ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग। ट्रेडिशनल जो रिवायती जो मेथड है या रिवायती टेक्निक्स हैं या इनको नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो टाइम की वजह से वैल्यू में कमी आती है फंड्स की वैल्यू में, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नॉन डिस्काउंटिंग का मेथड इसे नाम दिया गया है। और दूसरा है टाइम एडजस्टेड या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पैसे की कदर टाइम के लिहाज से ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो उस चीज़ को एडजस्टमेंट करने के लिए फर्दर जो है ना दूसरा ग्रुप में डिवाइड किया जिसे डिस्काउंटेड टेक्निक्स भी कहते हैं। अब इससे हम अगर ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स देखें तो उसमें 2 आती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी है पे बैक पीरियड कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की उसको पे बैक कितनी वो पीरियड के दौरान वो होगी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये दोनों हो गई ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स के अंदर आती हैं। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के हम जो कैश वापस आ रहा है वो हम डिस्काउंट कर लेते हैं, TVM टाइम एडजस्ट कर लेते हैं वो उस फंड्स का जो हमारे पास इनफ्लोज आ रहे होते हैं, ताकि हम वो आइडिया हो सके कि उस पैसे की वैल्यू क्या होगी उस टाइम, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल हो गई या नहीं। उस चीज़ को देखने के लिए टाइम एडजस्टमेंट में आता है। उसके बाद तीसरा फोर्थ वन है नेट प्रेजेंट वैल्यू कि जो हमें फंड्स रिसीव होंगे इन्वेस्टमेंट से उसकी नेट वैल्यू क्या होगी उसकी जो है ना आज उसकी जो हमें फ्यूचर में उसकी आज हम वैल्यू क्या आज हम 10 लाख लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू एटलीस्ट इसके इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं तो इसके इक्वल होनी चाहिए। वो चीज़ देखने के लिए टेक्निक्स NPV और मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही यूज़ करती हैं NPV। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फिफ्थ वन है कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की उसके लिहाज से हमें कितना रिटर्न या कितना हमें वो इंडेक्स मिला प्रॉफिट मिला उसके ऊपर। और सिक्स वन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कि हमें जो कम से कम जो है ना हमें कितना वो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर। तो उसके बाद मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सेवन वन है कि जब एक से ज़्यादा MRI होंगे किसी भी फंड या फंड्स का जो कैश फ्लो है वो नॉन कन्वेंशनल होगा तो फिर उस टाइम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। आज हम सारे ये टेक्निक्स वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से। कि जो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या इसे नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स का पहले मेथड भी है। ये मेथड है कि इसमें जो नेट इनकम होता है एवरेज नेट इनकम होती है ऑफ द प्रोजेक्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ उसको एज अ परसेंटेज मेजर करता है ओवर द इन्वेस्टमेंट, तो वो कहलाती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अगर डेफिनेशन देखें तो इट मेजर द एवरेज एनुअल नेट इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर एवरेज एनुअल नेट इनकम जितनी हमें मिल रही है उसको एज अ परसेंटेज में मेजर करेगा। इसका फार्मूला है AR इक्वल टू एवरेज एनुअल नेट इनकम कि हर साल एवरेज जितनी इनकम मिलती है अगर उसको हम डिवाइड करें इन्वेस्टमेंट से तो हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा। अब यहाँ पे एवरेज एनुअल नेट इनकम क्या है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिस तरह ये एग्जांपल दीजिए कि हर साल एक 3 लाख उसकी इन्वेस्टमेंट है, हर साल 1.5 लाख जो है ना वो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन वो कर रहा है और जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 80,000 प्रॉफिट आ रहा है हर साल से तीनों साल। अगर हम इन तीनों साल को जो प्रॉफिट को हम जमा कर लें और 3 पे डिवाइड कर दें तो जिस तरह ये यहाँ पे किया होगा तो हमारे पास एवरेज एनुअल इनकम निकल आएगी। ये होगी वो एवरेज एनुअल नेट इनकम। इसको हम डिवाइड करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट से तो वो हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट हम माइट भी 3 सिनेरियो में ले सकते हैं, एक एनुअल बेसिस पे, एक टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे और एक एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे। एनुअल बेसिस पे किस तरह
कि फॉर एग्जाम्पल हमने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद डेप्रिसिएशन हुई 50,000 की या 60,000 की, और जो रिमेनिंग बची वो अगले साल की बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट बन गई इस तरह। और टोटल इन्वेस्टमेंट के जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थ्रू आउट द ईयर वो उसी पे डिवाइड करते रहेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट के में ये बेसिकली है कि हमारे पास एवरेज जो है ना इन्वेस्टमेंट कितनी रही प्रोजेक्ट में थ्रू आउट द लाइफ, वो हम सबसे पहले मालूम करेंगे और उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मालूम करेंगे। अगर इसका हम फार्मूला देखें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ये हमारे पास निकलेगा ARR। इससे पहले हमें एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना पड़ेगा। टोटल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ओवर यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। पहले हम ये मालूम करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद इनके एनुअल प्रॉफिट जितना जनरेट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हर साल के बिगिनिंग में जितनी इन्वेस्टमेंट होगी हर साल के लिहाज, जिस तरह यहाँ पे हमने किया है पहले साल 3 लाख इन्वेस्टमेंट थी, 80,000 प्रॉफिट था, तो वो ये ARR आ गया, 2 साल ये आ गया, 3 साल ये आ गया। अब इन सबको जमा करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ARR आ जाएगा। और उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 3 साल, तो हमारे पास वो आ गए ARR। इस तरह टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे हम अगर देखें तो ये वही एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जितना एवरेज एनुअल प्रॉफिट होगा बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू आउट पहले साल के दूसरे साल तीसरे साल में 3 लाख से डिवाइड करते रहेंगे और हमारे पास ARR आता रहेगा। थर्ड में भी ऐसे ही, क्योंकि ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट देखें तो एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर कि थ्रू आउट द लाइफ कितनी एवरेज इन्वेस्टमेंट रही है हमारी, अगर तो इसकी सॉल्वेज वैल्यू है तो फिर फार्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट माइनस सॉल्वेज वैल्यू। उसके बाद जब ये कर लेंगे सॉल्वेज वैल्यू फिर दोबारा ऐड कर देंगे। अगर थ्रू प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान कहीं वर्किंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर हुआ है तो वो हमने किया है, तो फिर हम वर्किंग कैपिटल को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अगर हम इसका डिसीजन क्राइटेरिया की बात करें तो इफ ARR इज ग्रेटर देन कंपनी मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम इन तीनों सिनेरियो को एक एग्जांपल शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम प्रोजेक्ट है जिसकी इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, 3 लाख इन्वेस्टमेंट है और उसकी एवरेज लाइफ उसकी लाइफ है प्रोजेक्ट की 3 साल। अब पहले साल जो है ना वो इनकम प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन से पहले प्रॉफिट जो है ना उसका 1.5 लाख है, दूसरे साल भी 1.5 लाख है, तीसरे साल भी 1.5 लाख है, और डेप्रिसिएशन हर साल इन्वेस्टमेंट पे चार्ज हो रही है 70,000 की। अब प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन हम नेट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो 150,000 में से 70,000 निकालेंगे तो 80,000 हर साल हमारा ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकल आएगा 80,000। अब इसी तरह हम इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम मालूम कर लेंगे। वो किस तरह कि 3 लाख हमारी पहले साल थी, उसके बाद 70,000 हमारी डेप्रिसिएशन हुई ये, और हमारे पास 2,30,000 बच गया। इसी तरह तीसरे साल फिर दोबारा हम एक 60 था उसमें से हमने 70,000 डेप्रिसिएशन निकाली तो हमारे पास वो 90,000 बच गया, रिमेनिंग की जो सॉल्वेज वैल्यू उसकी बच गई। अब हम सबसे पहले जो पहला मेथड है एनुअल बेसिस मेथड, वो हम देखेंगे कि पहले साल सबसे पहले हमने निकालना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का निकल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल बेसिस। अब एनुअल बेसिस पे हम पहले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। अब उसमें हर साल 80,000 हमें प्रॉफिट हो रहा है, 80,000 ये आ गया प्रॉफिट पहले साल का, और पहले साल की इन्वेस्टमेंट ये आ गई ईयर 1। अब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा तो 26.67%। इसी तरह दूसरे साल इनकम क्या होगी 80,000, और दूसरे साल की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 230 से हम डिवाइड करेंगे 34.78 आ जाएगी। इसी तरह तीसरे साल की 80,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट है, उसको हम डिवाइड करेंगे 160 से, जो हमारे पिछले साल उस तीसरे साल का
इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी तो हमारे पास 50% इसका वो रिटर्न अकाउंटिंग रिटर्न आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 26.67% प्लस 34.78% प्लस 50%, तो इसका डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ के प्रोजेक्ट की, तो हमारे पास जो रेट निकल आएगा वो एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा। ये तो हो गया। अब उसके बाद दूसरा टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस के लिए ये फार्मूला कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट, कि हर साल एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है वो हम किस तरह निकालेंगे, 3 साल लाइफ है, तीनों साल का प्रॉफिट जमा करके डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करेंगे तो हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकल आएगा। उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल इन्वेस्टमेंट पर, जितनी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी 3 लाख, तो हमारा जो वक्त करेंगे तो 80,000 पर एवरेज एनुअल इनकम आ गई, डिवाइड बाय ये आ गया, तो ये आ गया 0.2667। अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो ये 26.67% ये हमारे पास आ जाएगा ARR। अब अगर तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास निकला ये कंपनी के मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से ज्यादा हुआ तो हमारा एवरेज एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर तो ये ना हुआ मिनिमम क्राइटेरिया से, फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कर लेते हैं कि कंपनी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि मिनिमम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 25% होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अब ये 37.15% है तो ये एक्सेप्ट हो गया। और इसी तरह अगर इस मेथड से करें हम टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे तो 26.67% ये भी इससे ज्यादा है तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अगर हम अज्यूम करें कि नहीं हमें जो है ना 40% रिटर्न मिलेगा तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर देखें कि ये भी एक्सेप्ट नहीं होता और ये भी एक्सेप्ट नहीं होता। और अगर हम देख लें कि ये क्या है 30% पे तो ये एक्सेप्ट होता है और ये एक्सेप्ट नहीं होता। और अगर हम देखें तीसरे मेथड से कि एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हमें मालूम करना पड़ेगा। वो किस तरह मालूम करेंगे, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू प्लस साल्वेज वैल्यू, और अगर एडिशनल कैपिटल होगा तो वो भी हम ऐड करेंगे। हम सवाल इसी सवाल हम करते हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट मालूम करने के लिए पहले 1/2 3 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से हमने 90,000 साल्वेज वैल्यू जो बची वो हमने वो लेस की, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर दोबारा हमने 90,000 जो है ना हमारी साल्वेज वैल्यू आगे पे बच जानी है, हमने हर हाल में मिलनी है, जो वो भी हमारी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी तो वो हमारी दोबारा ऐड बैक हो जाएगी। तो जो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलेगी वो 1,95,000 निकलेगी। और अगर हम इसी थ्रू मालूम करें ARR अकाउंटिंग रिटर्न, तो अकाउंटिंग रिटर्न इज इक्वल टू 80,000 पहले साल का इनकम दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की डिवाइडेड बाय 3, एवरेज हमारी नेट इनकम आ गई, उसे हम डिवाइड कर देंगे इनके हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट से, तो ये निकला कि 0.4103। अगर इसे मल्टीप्लाई हम 100 कर दें तो हमारे पास ये निकल आएगा 41.03%। तो ये हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकल आया। सपोज हम कर लेते हैं कि हमें दूसरे साल या तीसरे साल के एंड में हमें दूसरे साल के एंड में हमें जो है ना एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर हो गया प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो हम सपोज करते हैं 45,000 हमने इसमें वो कर दिया, वर्किंग कैपिटल ऐड कर दिया। अब फर्दर ये ऐड हुआ तो ये बन गया 240, ठीक है। अब 240 बना तो जब 240 के साथ हमने वो निकाली एवरेज इन्वेस्टमेंट से तो ये निकलेगी 0.33 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगी 33.33%। अब देखें कि जब नहीं था वर्किंग कैपिटल हमने ऐड नहीं किया था तो तब क्या थी 41.03%, और जब हमने ऐड कर दिया तो 33.33%। अब यहाँ से हम थोड़ा सा देखें कि अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐड होगा तो प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान तो उसका इम्पैक्ट क्या आया कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारा डिक्रीज हो गया। अगर हम कुछ ओनर या इन्वेस्टर जो है ना वो ड्राइंग कर लेता है, कैपिटल निकाल लेता है, तो उससे क्या तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसको उलट इम्पैक्ट आएगा कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और इंक्रीज हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट कम
हो जाएगी तो अकाउंट रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज कर जाएगा। तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एआरआर या अकाउंट रेट ऑफ रिटर्न। हम एडवांटेजेस देखें तो सबसे पहला एडवांटेज ये क्या है कि ये रेडिली अवेलेबल डाटा यूज करता है, क्योंकि अकाउंटिंग डाटा यूज करता है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा वो ये इजी है कैलकुलेशन के लिए, आपको डाटा कलेक्शन में उसमें वो नहीं होती। दूसरा ये मैनेजमेंट की और प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स की एवेल्यूएशन करता रहता है। और तीसरा जो है ना, ये जितने भी थ्रू आउट लाइफ होती है उसके ऊपर जितनी भी इनकम जनरेट होती है वो सबको जो है ना कंसीडर करता है कैश फ्लो को। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट को या टीवीएम को ये इग्नोर करता है, ये फंड्स की जो वैल्यू है ओरिजिनल उसको ये मेजर करने में इग्नोर करता है। उसके अलावा दूसरा है कि चॉइस ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्रोसीजर एंड पॉलिसीज, हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिसीज या प्रोसीजर यूज करती है और वो जो है ना इम्पैक्ट करते हैं इसके अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे। जो एक्चुअल इनके कैश फ्लो होते हैं उनको वो मेजर, जिस तरह वो डेप्रिसिएशन वगैरह होगी या इस तरह चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं। और तीसरा जो है ना वो है कंसीडर ओनली बुक वैल्यू, कि जो अकाउंटिंग बुक्स के अंदर वो आ रही होती है वैल्यू वो जो करती है कंसीडर करती है, जबकि जो कमिटमेंट ऑफ फंड्स जो प्रोडक्शन प्लान प्रोडक्शन को कंटिन्यूस इनके वर्किंग हालत में रखने के लिए या डेली की ज़रूरियात के लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ये इग्नोर करती है।